तो हम लोग अब देखते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बारे में। तो इससे पहले हम लोग कॉग्निटिव स्कूल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो 1950s ऑनवर्ड्स या फिर कह लीजिए आप 1940s 1930s 40s 50s के आसपास 3 स्कूल चली थी। एक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉग्निटिव स्कूल, एक अभी हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमनिस्टिक स्कूल, और एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ बायोलॉजिकल अप्रोच। तो ये जो 3 स्कूल थी दैट इज़ कॉग्निटिव स्कूल, ह्यूमनिस्टिक स्कूल और बायोलॉजिकल अप्रोच, ये तीनों 1950s के आसपास स्टार्ट हुई थी और अभी भी ये तीनों के तीनों चल रहे हैं। ह्यूमनिस्टिक स्कूल को थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी कहा जाता है। तो अगर थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी कहते हैं तो भाई कोई पहला फोर्स भी होगा और सेकंड फोर्स भी होगा। अब ये फोर्स कहने का क्या मतलब है? ये मतलब है वेव। वेव मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी साइकोलॉजी चली आ रही थी, एक ऐसा स्कूल आया और एक ऐसा व्यू पॉइंट आया जिससे कि एक साइकोलॉजी ने एक अपना एक अलग ही टर्न ले लिया। तो उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्सेस इन साइकोलॉजी या फिर वेव्स कह लीजिए। तो सबसे पहला वेव जो हमको देखने को मिलता है वो आता है साइको एनालिसिस से, जो कि जो जबकि उस समय पे जब कॉन्शियसनेस की बातें चल रही थी तो फ्रॉइड साहब आते हैं और अचानक से अनकॉन्शियसनेस की तरफ मोड़ देते हैं साइकोलॉजी को। सेकंड आता है आपके पास बिहेवियरिस्टिक स्कूल, फिर जहाँ पे अभी तक मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे तभी तक ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, जब तक साइकोलॉजी साइंटिफिक नहीं हुआ था पूरी तरीके से। अचानक से बिहेवियरिस्टिक स्कूल आती है और साइकोलॉजी को पूरी एकदम साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ लेके चली जाती है। फिर आती है थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी दैट इज़ ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ह्यूमनिस्टिक स्कूल का जो चेंज इन व्यू पॉइंट था कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल से पहले बिहेवियरिस्टिक स्कूल का बहुत दबदबा चल रहा था, जहाँ पे हम लोग साइंटिफिक स्टडी, मशीन व्यू को हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग इंसानों को मशीन की तरह देख रहे हैं। तो ह्यूमनिस्टिक स्कूल आके यही चीज़ एक नया वेव लेके आती है और नई चीज़ों के बारे में बात करती है और ये कहती है कि हमें इंसानों को उन्हीं की नज़रों से समझनी पड़ेगी। हमें मशीन की तरह हम इंसानों को नहीं समझ सकते, हमें उन्हें उन्हीं के तरीके से समझनी पड़ेगी। हमें किसी इंसान के बिहेवियर को जज करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, उसकी इमोशंस क्या थे उस वक़्त। तो ये सब चीज़ें हमें जानना पड़ेगा, तभी जाके हम उसकी बिहेवियर के बारे में कुछ बता पाएँगे। ठीक है? तो ये इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल को थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी बोला जाता है, यानी कि तीसरा वेव। ठीक है? इसमें 2 मेजर कंट्रीब्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो रॉजर्स और दूसरा है मैस्लो। अब ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आंसर में नहीं लिखेंगे क्या इस चीज़ को? ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ इतनी बार रिपीट होने वाली है ना पूरी साइकोलॉजी के अंदर में, स्पेशली पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ेंगे जब आप मोटिवेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी पेपर 2 के अंदर में पढ़ रहे होंगे, तो ये नाम बार-बार आएगा ही आएगा। तो इतना लोड नहीं लेने का अभी, अब बस पढ़ भी लो तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में ये नाम आपको वैसे भी रटा जाने वाला है, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? फिर हम लोग जब डिबेट पढ़े थे, डिबेट्स इन साइकोलॉजी, तो डिबेट्स इन साइकोलॉजी के अंदर में हमने पढ़ा था फ्री विल वर्सेस डिटरमिनिज्म। सबसे पहला ही डिबेट हमने पढ़ा था फ्री विल वर्सेस डिटरमिनिज्म, और उसमें हमने बोला था कि जो फ्री विल जो आइडिया रखते हैं जो लोग, कहते हैं कि जो बिहेवियर है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, वो उसके चॉइस के वजह से वो बिहेवियर थी, ना कि कोई डिटरमाइंड फैक्टर, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रही थी, जेनेटिक फैक्टर की वजह से नहीं हो रही थी, साइकिक डिटरमिनिज्म की वजह से नहीं हो रही है। एक इंडिविजुअल जो बिहेव कर रहा है दैट इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज चॉइस, तो वो फ्री विल वाली बातें करते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक स्कूल हमने वहीं पे बात करा था कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल फ्री विल वाले लोग होते हैं, तो ये लोग फ्री विल के बारे में बात करेंगे। ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है फ्री विल को प्रमोट करती है, ना कि डिटरमिनिज्म को। तो अभी तक हमने क्या जाना, एक तो ये थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी रॉजर्स और मैस्लो के बारे में जाना, और फिर हमने जाना कि ये फ्री विल के बारे में बात करता है। ठीक है? फिर हमने एक और डिबेट पढ़ा था, आइडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक अप्रोच। तो उसमें हमने बात करा था कि आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या होता है, जिसमें कि एक इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, उसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी करते हैं, जैसे जिसमें कि हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं केस स्टडीज़ मेथड के या फिर इंटरव्यू मेथड्स के, जिसको कि फ्रॉइड साहब अपने साइको एनालिसिस के लिए भी लेते हैं। और साथ ही साथ जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल है ना, वो भी आइडियोग्राफिक अप्रोच को पॉपुलराइज करती है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ह्यूमनिस्टिक स्कूल कहती क्या है कि हमें एक इंडिविजुअल को उसी के व्यू पॉइंट से पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि ये लोग आइडियोग्राफिक अप्रोच लेते हैं। अब ये जो आइडियोग्राफिक अप्रोच है ना, इसी को टेलियोलॉजिकल अप्रोच या फिर फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच लेते हैं। तो ये जो फिनोमेनोलॉजिकल व्यू पॉइंट है, ये वही चीज़ के बारे में बात कर रही है। आइडियोग्राफिक वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं टेलियोलॉजिकल अप्रोच। तो बात यह है कि आइडियोग्राफिक अप्रोच हो गया तो इससे नुकसान क्या होगा, या फिर आइडियोग्राफिक अप्रोच के और ऐसे एस्पेक्ट्स क्या हैं कि आप निकाल सकते हैं, जस्ट अगर आपको इतना पता हो कि आइडियोग्राफिक अप्रोच हो तो। यानी कि एक इंडिविजुअल को लेकर बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे,
ये बात क्लियर है? यानी कि अगर एक इंडिविजुअल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि कोई एक ऐसा लॉ नहीं बना सकते हम लोग जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन पे वो अप्लाई हो सके। यानी कि कंपैरेटिव एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर कंपैरेटिव पॉसिबल नहीं यानी कि क्वांटिटेटिव पॉसिबल नहीं है, और अगर क्वांटिटेटिव पॉसिबल नहीं यानी कि क्वालिटेटिव पॉसिबल है, तो आइडियोग्राफिक अप्रोच लेती है, क्वालिटेटिव स्टडी करती है और होलिस्टिक स्टडी करती है। क्यों होलिस्टिक स्टडी करती है? क्योंकि एक इंडिविजुअल पे बहुत डिटेल स्टडी करती है, और जब एक इंडिविजुअल पे बहुत डिटेल स्टडी करेंगी तो इनकी स्टडी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होगी और जनरलाइजेबिलिटी लो होगी। तो सब्जेक्टिव हो गई है, लेकिन क्या अगर सब्जेक्टिव सेंस की स्टडी है तो क्या लो होगी? तो जनरलाइजेबिलिटी लो होगी। तो ये क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या देखा ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बारे में? 1950s ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था। थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी है, रॉजर्स और मैस्लो जैसे कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। इसमें हमने फिर पढ़ा कि फ्री विल के बारे में ये लोग देखते हैं, फिर आइडियोग्राफिक अप्रोच लेते हैं, तो आइडियोग्राफिक की वजह से क्वालिटेटिव हो जाती है, और साथ ही साथ ये सब्जेक्टिव काफ़ी रहेगी, ठीक है? यहाँ तक तो अभी तक, अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में कुछ नया नहीं जाना है हमने इस स्कूल के बारे में। अभी तक जितना भी चीज़ें हमने डिस्कस कराई ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब से स्टार्ट होगा कि इस लेक्चर के अंदर में क्या आ रहा है। इस लेक्चर के अंदर में ये है कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक, देखो हमने ये बात करा था साइको एनालिसिस के अंदर के, साइको एनालिसिस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके लिमिटेशन में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि साइको एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ मैन लेके चलता है कि मैन आर एनिमल्स, वी नॉट ह्यूमंस, वी आर एनिमल्स। फ्रॉइड साहब की जो व्यू पॉइंट है वो यही है कि मैन आर एनिमल्स, ठीक है? लेकिन ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है ना वो सिंस फ्री विल को प्रमोट करती है, तो ये लोग ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट को लेकर चलते हैं, यानी कि इंसान जो है वो अपनी कमियों के बावजूद वो बेहतर हो सकता है। यानी कि ये लोग ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट लेते हैं, फ्री विल लेते हैं, और ये लोग ग्रोथ ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा अपना अप्रोच रखते हैं, ठीक है? और जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि साइकोलॉजी कितना साइंस है, कितना साइंस है, तो उसमें भी हमने ह्यूमनिस्टिक स्कूल का क्रिटिसिज्म देखा था साइकोलॉजी को साइंस बनाने के लिए, कि जैसे ही आप साइकोलॉजी को साइंस की तरफ खींचते लेके चले जाओगे, वैसे ही हम लोग इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस है उसको खोने लगेंगे। उसको लेकर भी कहती है ह्यूमनिस्टिक स्कूल की साइकोलॉजी को साइंस के पीछे या फिर साइंटिफिक स्टडी बनाने के लिए इतना पीछे नहीं भागना चाहिए कि जो साइकोलॉजी जिस चीज़ को पढ़ रहा है दैट इज इंडिविजुअल, उसी उसी की यूनिकनेस को खोता चला जाए, ठीक है? अब यहाँ पे दो बंदे हैं, रॉजर्स और मैस्लो, तो इन दोनों कंट्रीब्यूशन क्या है? तो मैस्लो का आपने पढ़ा होगा नीड हायरार्की, आप हो सकता है अगर एथिक्स पढ़ा तो उसमें भी ये आपने पढ़ा होगा मैस्लो की नीड हायरार्की। तो मैस्लो की नीड हायरार्की कहती क्या है कि हमारी जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ना वो लेवल दर लेवल बदलता जाता है। जब तक एक लेवल का जो भी मोटिवेशन है, यानी कि जब तक एक लेवल का नीड पूरा नहीं होता है तब तक हम दूसरे लेवल पे नहीं जा सकते हैं। तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस बेसिक जान लीजिए क्योंकि वैसे भी याद हो ही जाना है। तो मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स अराइज होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग इसी के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे लोअर लेवल पे है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड्स, और सबसे अंत में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एकदम टॉप पे, यानी कि अगर आप ये पहुंच गए तो भैया बाबा इंसान बन गए। लेकिन लेकिन इसके इंडिविजुअल के लाइफ में इसका बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक एस्टीम नीड्स तक और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक पहुँच पाते हैं। इसके बारे में लेकिन बाद में बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि मैस्लो का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि मैस्लो ह्यूमनिस्टिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मैस्लो का कॉन्ट्रीब्यूशन है हायरार्की ऑफ नीड्स, बस। और बस एक ट्राइंगल का डायग्राम बना देना, काम खत्म हो जाता है अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है? तो अब मैस्लो का देख चुके हैं हम लोग, फिर रॉजर्स का देखते हैं। तो रॉजर्स बात करते हैं। रॉजर्स जो है वो रॉजर्स जो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर में रॉजर्स कहते हैं कि इंडिविजुअल को जो एंजाइटी होती है ना, या फिर जो साइकोलॉजिकल इशू होती है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि देयर इज अ इनकॉन्ग्रुवेंसी बिटवीन द आइडियल सेल्फ एंड द रियल सेल्फ। तो ये स्टेटमेंट समझने से पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि आइडियल सेल्फ क्या है और रियल सेल्फ क्या है। तो रॉजर साहब आइडियल सेल्फ को बोलते हैं कि आइडियल सेल्फ मतलब कि सोसाइटी किस तरीके से आपको देखना चाहती है, यानी कि सोसाइटी जैसे कि आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप स्कूल में जाओगे तो आपके स्कूल की एक्सपेक्टेशंस होगी आपसे कि आप ओबीडियंट स्टूडेंट बनो, टीचर की सारी बात मानो, ठीक है? पेरेंट्स होंगे 95 प्लस लेकर आओ भैया, वो सब वाली कहानी। तो यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल के टीचर्स, आपकी सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है कि आपको किस तरीके का होना चाहिए। ये हो गया आपका आइडियल सेल्फ, और इसी को हम लोग कहते हैं सोशल सेल्फ।
और फिर रियल सेल्फ क्या है? रियल सेल्फ वो है जो आप हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 95% लेकर आएंगे, लेकिन आप नहीं ला रहे हैं। जो आप नहीं ला रहे हैं वो रियल है, और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपका आइडियल है। तो आपका आइडियल सेल्फ और आपकी रियल सेल्फ के बीच की जितनी दूरी होगी, आपको इतना ज़्यादा एंजाइटी होगी। ये रॉजर साहब कहते हैं। फिर रॉजर साहब से ये भी पूछा गया कि इनकॉन्ग्रुवेंसी और ये दूरी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में आती क्यों है? तो रॉजर कहते हैं कि कंडीशंस ऑफ वर्थ की वजह से। अब कंडीशंस ऑफ वर्थ क्या है? कहने का मतलब ये है कि रॉजर साहब कहते हैं कि हर इंसान को जिस भी इंसान के साथ वो है, उससे उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए। हर इंसान को दूसरे इंसान से, जो भी उसके साथ है, उससे उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए। लेकिन इन रियलिटी, इन आवर सोसाइटी ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स भी अपने बच्चे को एक समय के बाद, एक उम्र के बाद तभी प्यार करते हैं जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो वो जो कंडीशंस लगाते हैं, चाहे आपका जॉब हो गया, चाहे आप उनकी मर्जी से शादी हो गई, वो हो गई कंडीशंस ऑफ वर्थ। तो जब तक आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, तब तक आपको पेरेंट्स भी आपको रिगार्ड्स नहीं देते हैं। तो सिंस जो रिगार्ड्स मिलता है हमें हमारे सोसाइटी में, वो कंडीशनल है, इसीलिए जो आइडियल सेल्फ है और रियल सेल्फ है, उसके बीच में दूरी बढ़ती जाती है, और इसके वजह से होती है एंजाइटी। फिर रॉजर साहब से पूछा ये भी गया कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो रॉजर साहब कहते हैं कि इस आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की दूरी को घटाने का एक ही तरीका है, वो है कि ये जो कंडीशंस ऑफ वर्थ हमने लगा रखा है, उसे हटा दिया जाए, और जिस भी इंसान के साथ हम हैं, उस इंसान को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए। ठीक है? तो रॉजर सेज पॉजिटिव रिगार्ड शुड बी अनकंडीशनल एंड एम्पैथेटिक। अब एम्पैथेटिक का कहने का क्या मतलब है? एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप रोड पे जा रहे थे और किसी को चोट लग गई। जब किसी को चोट लगती है तो आपके मन में भी होता है, ओह शिट, चोट लग गई उसे। तो ये होता है सिंपैथी। लेकिन जब उसे चोट लगी और आप उसकी मदद करने चले जाते हैं, तो वो होती है एम्पैथी। ठीक है? तो रॉजर साहब कहते हैं कि जो हम पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं उन लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पॉजिटिव रिगार्ड अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब कि कोई भी कंडीशन नहीं लगा होना चाहिए उस पॉजिटिव रिगार्ड को लेकर। और दूसरा, वो एम्पैथेटिक नेचर का होना चाहिए। तो ये रॉजर साहब का कंट्रीब्यूशन, ये रॉजर साहब कहते हैं। यही चीज़ हमने बात करी। इफ इट इज़ कंडीशनल, अगर ये कंडीशनल है तो ये कंडीशंस ऑफ वर्थ को लेकर जाएगा, और जो कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच की जो दूरी है वो बढ़ाता जाएगा। और जैसे ये दूरी बढ़ेगी, वैसे ही हमें एंजाइटी होगी, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ठीक है? तो ये रॉजर साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है? ये सब देखेंगे, ये भी अब देख लो, पढ़ लो। मतलब रॉजर साहब का ही सजेशन, या फिर इस सिचुएशन में सजेशन दिया गया कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। डोंट, मतलब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो आप। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है? मैस्लो की नीड हायरार्की की बात कर ली। कॉन्ट्रीब्यूशन हमने पहले ही बहुत बात करा कि कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जितना भी स्कूल ने दे रखा है, जितना भी स्कूल ये व्यू पॉइंट लेके चलती है, वो सब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट, या फिर टेलीलॉजिकल व्यू पॉइंट, ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट, आइडियोग्राफिक अप्रोच, जिसमें कि बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं किसी इंडिविजुअल को, वो भी फ्री विल के बारे में बातें करना, ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट को रखना। ठीक है? केस स्टडी ऑफ मेथड को पॉपुलराइज करना। फिर आपको और लिखना है तो मैस्लो की नीड हायरार्की मैस्लो की नीड हायरार्की को भी आप डाल दीजिए कंट्रीब्यूशन में। फिर रॉजर का आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के कंडीशंस को डाल दीजिए। फिर आप ये कंडीशंस ऑफ वर्थ और ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये भी आप डाल सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर में। ठीक है? फिर आता है कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिस तरीके से हर एक स्कूल की लिमिटेशन है, उसी तरीके से ह्यूमनिस्टिक स्कूल की भी लिमिटेशन है। तो क्या क्या लिमिटेशंस होगी? पहला लिमिटेशन तो यही है कि आप इतना ज़्यादा एक इंडिविजुअल को डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्टडी सिर्फ क्वालिटेटिव हो सकती है, और क्वालिटेटिव स्टडी के वजह से जो भी आप रिजल्ट पे आएंगे, उस रिजल्ट को आप किसी दूसरे इंसान पे नहीं लगा सकते, यानी कि जनरलाइजेबिलिटी बहुत लो हो जाती है। पहला अप्रोच तो यही हो जाती है भैया। ठीक है? तो एक तो ये कि जनरलाइजेबिलिटी बहुत लो हो जाती है, और साथ ही साथ जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगा वो भी काफ़ी स्पेकुलेटिव होगा। ठीक है? एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये कि जो भी आप टर्म डिफाइन कर रहे हैं, जो भी आप अपने थ्योरीज के अंदर में टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, इसका एक ऑपरेशनल डेफिनेशन निकाल पाना जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है? यानी कि ऑपरेशनल डेफिनेशन बना पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ जो भी आप अपना थ्योरी में बात कर रहे हैं, उनको
उनको टेस्ट कर पाना, उनको एम्पेरिकली वेरीफाई कर पाना बहुत दिक्कत है। यानी कि जो भी आप टर्म डिफाइन कर रहे हैं वो इतने वेग हैं कि उनका एम्पेरिकल डेफिनेशन या फिर उनका एम्पेरिकल वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम कि ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल इंडिविजुअल के वेलफेयर पे या फिर इंडिविजुअल पे इतना ज़्यादा फोकस कर देता है कि वो सोसाइटी को भूल जाता है। यानी कि वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये सभी इसकी लिमिटेशंस हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल की। और ये जो टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, ये ऑल्दो मैस्लो ने अपना थ्योरी के अंदर में इस्तेमाल करा, लेकिन इनका दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है कर्ट गोल्डस्टीन का। ठीक है, ये कई बार ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली में कर्ट गोल्डस्टीन ने दिया, बट ठीक है, जान लेना अच्छा चीज़ रहता है। अब चलो ठीक है, ये तो ह्यूमनिस्टिक स्कूल खत्म हो गया। अब सिंस हमने बहुत सारे स्कूल्स कर लिए, जैसे कि बिहेवियरिस्टिक कर लिया हमने, साइकोएनालिसिस कर लिया हमने, ह्यूमनिस्टिक कर लिया हमने, तो थोड़ा थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि ये जो स्कूल्स बाद में जो थेरेपीज डेवलप करेंगे, जैसे बिहेवियरिस्टिक्स थेरेपी होंगी, जैसे कि साइको एनालिटिक थेरेपी होगी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी होगी, तो उन थेरेपीज के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिस्टिक थेरेपीज एंड द साइको एनालिटिक थेरेपीज। ठीक है, तो साइको एनालिटिक थेरेपीज या फिर कह लीजिए कि साइको एनालिसिस कंप्लीटली फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट, टेलियोलॉजिकल व्यू पॉइंट और आइडियोग्राफिक अप्रोच लेके चलता है। यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में फोकस करता है। तो वहाँ पे जो जो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 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 हर एक इंडिविजुअल देखिए अलग है। ठीक है, और किस इंडिविजुअल को किस तरीके से उस थेरेपी को एडमिनिस्टर करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी स्कूल्स के थेरेपी में जो कि ये आइडियोग्राफिक अप्रोच लेके चलते हैं। तो जो साइको एनालिसिस स्कूल है, सिंस आइडियोग्राफिक अप्रोच लेके चलता है, तो उसका जो थेरेपिस्ट की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं, थेरेपिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो साइको एनालिसिस के अंदर में फ्रॉइड साहब भी थेरेपिस्ट परफॉर्म करते थे, और फ्रॉइड साहब के बाद जो साइको एनालिसिस स्कूल के अंदर में उन्होंने भी थेरेपीज को परफॉर्म करा है। लेकिन जितना जितना फ्रॉइड साहब को जिस हद तक जितना अच्छा रिजल्ट मिला है अपने थेरेपी से, उतना अच्छा रिजल्ट बाकी किसी को नहीं मिला है। जो उनके बाद जो आए थे जो साइको एनालिसिस के अंदर में, उनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है एज कंपेयर टू जब थेरेपीज की बात आ जाती है तब। तो इसी चीज़ को लेकर बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि थेरेपी का जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कि हल्का सा हम ट्रेनिंग दे दे वो उस थेरेपी को प्रोवाइड कर सके। ये बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट है। तो दोनों के अंदर अगर मेजर डिफरेंस देखें, तो जो फ्रॉइड साहब हैं या फिर जो साइको एनालिसिस स्कूल है, वो मेजर चीज़ जिस चीज़ पे फोकस करती है वो है एंड रिजल्ट। वो रिजल्ट पे फोकस करती है, ना कि प्रोसेस पे। फोकसेस ऑन द आउटकम्स मोर देन द मीन्स, यानी कि फोकसेस ऑन द रिजल्ट मोर देन द प्रोसेस। और वहीं पे बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट जो है वो मीन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, प्रोसेस क्या है उस थेरेपी का उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है रादर देन एंड रिजल्ट क्या है। तो अगर मेजर डिफरेंस देखना हो तो ये है उसके अंदर में कि बिहेवियरिस्ट जो है वो किसी भी थेरेपी को इतना सिंपल बना देना चाहते हैं ताकि कोई भी इंडिविजुअल जिसको अगर एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दे दिया जाए तो वो थेरेपी को परफॉर्म कर सके। लेकिन यही चीज़, क्योंकि ये लोग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बिहेवियरिस्ट, लेकिन वहीं पे जो फ्रॉइड साहब है वो इतना प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं, वो रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट को देखें कि आप प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर कैंडिडेट ए आता है, कैंडिडेट बी आता है, कैंडिडेट सी आता है, तो सबके लिए आप सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करने वाले हो, क्योंकि बिहेवियरिस्ट का ही है कि प्रोसेस पे फोकस करेंगे। तो यहीं पे ह्यूमनिस्टिक स्कूल आके कहती है कि अगर आप सब पे सेम प्रोसेस इस्तेमाल करते हो तो आपको नहीं लगता कि आप इंडिविजुअल डिफरेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिए। तो फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल आती है और ह्यूमनिस्टिक स्कूल कहती है कि जो थेरेपी होनी चाहिए वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होनी चाहिए। ये टर्म आप बहुत सुनेंगे थेरेपी के अंदर में, क्लाइंट सेंटर थेरेपी क्या होती है। तो जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल आती है वो बिहेवियरिस्टिक स्कूल के जस्ट अगेंस्ट जाती है और बोलती है कि हमें प्रोसेस पे नहीं, हमें क्लाइंट पे जाना चाहिए। तो फ्रॉइड साहब रिजल्ट पे फोकस करते थे, बिहेवियरिस्ट प्रोसेस पे फोकस करते थे, और वहीं पे ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है वो क्लाइंट पे फोकस करते थे। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है थेरेपीज के अंदर में, जो बिहेवियरिस्टिक थेरेपीज बनेंगी, जो साइको एनालिटिक थेरेपीज बनेंगी, जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज बनेंगी, इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, तो ये है। ठीक है,
अब ये याविस क्या होता है, ये जब पाठक सर पढ़ा रहे थे तो ये बता रहे थे कि जो फ्रॉइड साहब के जो पेशेंट्स होते थे ना, वो कैसे आते थे, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था, जैसे कि फ्रॉइड साहब के जो पेशेंट्स थे ना, बहुत अमीर घराने के लोग होते थे, नॉर्मल इंडिविजुअल आप और मेरे जैसे लोग नहीं होते थे, वो बहुत बड़े लोग होते थे, यंग, अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल टाइप के लोग होते थे। तो इन्हीं का इन्होंने एक्रोनिम इस्तेमाल करा, याविस। याविस पेशेंट्स, यानी कि फ्रॉइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनको याविस बोला जाता था, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करते थे। ठीक है, और इसमें कुछ खास काम करिए, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई काम करनी है। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिया है। और आज जो हम लोग अप्रोच लेते हैं, ये भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग अप्रोच लेते हैं, यानी कि अब देखिए कि बिहेवियरिस्टिक ने भी अपना थ्योरी, बिहेवियरिस्ट ने भी अपना थेरेपी दे दिया, साइको एनालिसिस ने भी अपना थेरेपी दे दिया, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ने भी अपना थेरेपी दे दिया। तो अगर कोई आज पेशेंट आता है, अगर आज कोई ऐसा बंदा आता है जिसको कि साइकोलॉजिकल इशू है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एक इस्तेमाल करते हैं या एक का किसी और का कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं? तो आज जो अप्रोच चलता है ना, वो चलता है एक्लेक्टिज्म का। अब एक्लेक्टिज्म का मतलब क्या होता है कि एक्लेक्टिज्म अप्रोच जो आज हम लोग फॉलो करते हैं, उसका अल्टीमेट एम ये है कि भाई साहब, मेरे पास पेशेंट आया, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। अब उसके लिए चाहे हमको बिहेवियरिस्टिक लगाना पड़े पूरे में या फिर आधे में, साइको एनालिसिस लगाना पड़े पूरे में या आधे में, या फिर ह्यूमनिस्टिक लगाना पड़े पूरे या आधे में, या फिर तीनों का हमको कॉम्बिनेशन ही क्यों ना लगाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ये है आज का अप्रोच, और ये अप्रोच को हम लोग बोलते हैं एक्लेक्टिज्म, जो 21st सेंचुरी ट्रेंड का भी एक पार्ट बनता है। ठीक है, फिर अब सिंस कंपैरिजन में ही चल रहे हैं, तो ये भी अब देख लीजिए, जब पाठक सर पढ़ा रहे थे तो इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा था कि बिहेवियरिज्म वाज अ नेसेसरी प्रोटेस्ट। ठीक है, बिहेवियरिज्म वाज अ नेसेसरी प्रोटेस्ट बट ओवरशूटेड इट्स मार्क। कहने का मतलब भाई सिंपल है कि बिहेवियरिज्म का साइकोलॉजी के अंदर में आना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि बिहेवियरिज्म के वजह से ही हम लोग साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ लेके गए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही होने लगा इसका। लेकिन उन्होंने क्या करा बिहेवियरिस्ट ने कि साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी बनाने के लिए उन्होंने मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो ये है बेसिकली इस सवाल का मतलब। ठीक है, फिर दूसरा सवाल होता है, मतलब ये दोनों सिमिलर टाइप का सवाल है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, शुड इट फॉलो द नोमेथेटिक अप्रोच। मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का कहने का क्या मतलब है? वही जो ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट लेके चलते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एक सेकंड रुकना। तो साइकोलॉजी है क्या, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि आइडियोग्राफिक अप्रोच। तो क्या उसे नोमोथेटिक अप्रोच लेना चाहिए? नोमोथेटिक अप्रोच मतलब वो अप्रोच जो बिहेवियरिस्टिक लेके चलती है। सिंपल सवाल है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है कि फर्स्ट फोर्स साइकोएनालिसिस को लेते हैं, सेकंड फोर्स बिहेवियरिस्ट को लेते हैं, थर्ड फोर्स ह्यूमनिज्म को लेते हैं, और आज जो हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं 21st सेंचुरी एरा में, उसमें जो फोर्थ फोर्स माना जा रहा है वो है मल्टीकल्चरलिज्म का। मल्टीकल्चरलिज्म मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, कल्चर को रेस्पेक्ट करना हो गया। कहने का मतलब कि देखिए बहुत सारे साइकोलॉजी के अंदर में थ्योरीज हो गए या फिर जो थेरेपीज हो गए, वो वेस्ट के अंदर में बनी हुई है, और वेस्ट की बनी हुई थ्योरीज को या फिर थेरेपीज को बिना किसी मॉडिफिकेशन के आप ईस्टर्न सोसाइटी या फिर अफ्रीकन सोसाइटी के अंदर में नहीं लगा सकते, क्योंकि सोसाइटल डिफरेंसेस हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म अप्रोच में ये होता है कि जब भी ऐसी थ्योरीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर में डेवलप हुई है, या फिर कोई भी ऐसा थेरेपी हो गया, टेस्ट हो गया, फिर थ्योरी हो गया, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जो बनी हुई है, जब वो किसी दूसरी सोसाइटी में उसमें जाएगी, चाहे थेरेपी का इस्तेमाल करना होगा, चाहे टेस्ट का एडमिनिस्टर करना हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। उससे पहले उस थेरेपी में या फिर उस टेस्ट में या फिर उस थ्योरी में सर्टेन लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कल्चर में वो काम करने वाला है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये फोर्थ फोर्स आज जो हम लोग चलता है वो मल्टीकल्चरलिज्म चलता है, और ये हम लोग 21st सेंचुरी ट्रेंड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं तक है। बाकी चीज़ ये तो पुराना वाला, ये पुराना वाली चीज़ें बार बार सेम चीज़ को लिखा गया। ठीक है, फिर एंड करते हैं।